कल बांग्लादेश की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। इस फैसले के बाद कई ह्यूमन राइट्स की कई तंजीमों ने सवालात खड़े किए हैं। यूएन ने तो ये कहा है कि जिन लोगों के साथ एहतजाज के दौरान गलत हुए हैं, जिन्हें हुकूमत ने गोलियों का निशाना बनाया, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से फांसी दी गई है वो ताज्जुब-खेज़ है और ट्रायल और मुनसिफाना ट्रायल नहीं लगता है। इसी तरह से ह्यूमन राइट वॉच ने भी सवाल खड़े किए हैं और सवाल ये है कि इस सज़ा के बाद बांग्लादेश की सियासत पर क्या असरदार होने वाले हैं और शेख हसीना चूँकि भारत में इस वक्त हैं तो भारत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या भारत हसीना को सुपुर्द करेंगे और अगले साल जो वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं उस पर क्या असरअंदाज होगा, क्या अवामी लीग पॉलिटिकली वहाँ पे हिस्सा लेगी या फिर एहतजाज और मुजाहरे का सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा। इन तमाम सवालों के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर मोइनुल इस्लाम साहब। प्रोफेसर मोइनुल इस्लाम साहब बांग्लादेश की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन का खैर मुकदम है। कल जो बांग्लादेश की अदालत का जो फैसला आया है तो उस फैसले का बांग्लादेश की सियासत और हिंदुस्तान के दौरान ताल्लुकात पर क्या असरअंदाज होने वाले हैं? बांग्लादेश की सियासत के ऊपर तो काफ़ी गहरी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अवामी लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है। अगर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो उनके इंतज़ाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ की सियासत में। उनके जो कारकुन हैं, उनके जो मुत्तफ़िक़ हैं, वो सारे काफ़ी बड़े नंबर पे हैं। तो बाकी और भी जो पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP हुए या जमात इस्लामी हुए या और भी छोटे जो अभी नए पार्टी बने नेशनल सिटीजन्स पार्टी, इनके मुकाबले में अवामी लीग के जो कारकुन मुताफिक वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। उनके मेंबरान भी काफ़ी रुकन भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें तो उनका भी बांग्लादेश में कल से ही बहुत गर्मा गर्मी चल रही है और वहाँ पे काफ़ी सारे इशू फाइटिंग के वगैरह जैसे भी हो रहा है, पुलिस के साथ फाइटिंग, या वहाँ पे आज बंद का कॉल दिया गया है, स्ट्राइक का कॉल दिया है। और ये एक तरफा आपका फांसी का जो राय है, जजमेंट जो दिया गया है, ये एक तरफ से बोला जा सकता है कि ये काफ़ी वेलिजेंस या रिवेंज का एक फैसला हुआ। आपको पता होगा कि शेख हसीना के वक्त जब वो पहले टर्म पे थी, 2008 का दिसंबर का चुनाव जब हो गया था, उसके बाद 2009 में जब वो उनका अपना सरकार बना और 15 साल वो सरकार चली उसके ज़्यादा, तो वो जो पहला टर्म था वो आते ही उन्होंने खुद भी एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो 1971 के जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एक मसला छेड़ा गया था कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हो रहा था, बांग्लादेश अपना पाकिस्तान के खिलाफ जो अपना आज़ादी का मूवमेंट जो कर रहे थे, उस वक्त बहुत सारे लोग थे, खासतौर से जमात इस्लामी के लोग, जो प्रो पाकिस्तान एक्टिविटी कर रहे थे, जिनका काम था कि जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोले या पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ खड़े हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना या उनको कत्ल करना, या उनके जो फैमिली है उनके ऊपर दूसरे तरीके का जो जोर ज़बरदस्ती है वो करना। तो इसलिए बहुत सारे जमात इस्लामी के जो लीडर्स थे उनका फांसी हुआ था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, और उनको फांसी होना चाहिए, सिर्फ उम्र कैद से नहीं होगा, उनको फांसी होना चाहिए। इसके लिए इस डिमांड को लिए 2013 में वहाँ पे शाहबाग के जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थे, वो शाहबाग में वो स्टूडेंट्स प्रदर्शन हुए और इनको फांसी रद्द ना किया जाए और इनको फांसी दिया जाए, इसका डिमांड हुआ था। तो अभी अगर देखा जाए कि ये पूरा जो सियासत का जो पल्ला है, ये दूसरे चक्की उल्टा तरफ घूम गया। अभी इनके ऊपर सेम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाला चार्ज, और इनको अभी फांसी उस वक्त भी सवाल खड़े किए गए थे कि जो
फियर जी सुनवाई नहीं हुई जी है और जी जमात के लोगों को मौका नहीं दिया गया है। जी जैसे अब निज़ामी साहब जिसको फांसी दी गई जी थी, उनके बारे में कहा गया था वो सिर्फ 13 साल या 18 19 20 साल के थे उस वक्त। जी तो वो ये सारे बहुत सारे वहाँ पे अभी अभी चर्चे हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच का जो रिलेशंस हैं ये ऐसे भी 2024 का अगस्त के बाद से, जी। मतलब 5 अगस्त को हसीना भारत में आ गई थी, वहीं उसी दिन से भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशंस है वो उसमें ठंडा ठंडा जी, जी। रिलेशंस हो गया। मतलब वो पहले जितना गहरा रिलेशंस था, जी। खास तौर से हसीना के ज़माने में, जी। वो रिलेशंस तो भी रहा नहीं। तो दोनों तरफ से ही काफ़ी सारे देखे होंगे आप, लगातार 2024 अगस्त टू दिसंबर अगर देखें तो उसमें बहुत सारे दोनों तरफ से, भारत और बांग्लादेश के दोनों तरफ से ही काफ़ी सारा बयानबाजी हो रहे थे। एक किस्म का मुखबिरी भी हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे मसले उसमें हैं। तो अब भारत ने कहा कि हम हसीना को वापस भेजने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भेजेंगे, मतलब ये हमारे ऊपर ये शर्त नहीं लागू हो सकता है। तो बांग्लादेश ने एक्स्ट्रेडिशन के लिए भारत को वो चिट्ठी लिखे हैं, उनके उनके जो डिप्लोमेटिक सर्कल है वहाँ से। मगर जो एक्स्ट्रेडिशन का जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के बीच में जो एग्रीमेंट जो हुआ था 2013 में, ये हसीना के ज़माने में ये दोनों मुल्कों के बीच में एक्स्ट्रेडिशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का जो छठा जो क्लॉज था, 6 नंबर जो क्लॉज था उस एग्रीमेंट में, उसमें ये लिखा गया कि आप कोई भी एक्स्ट्रेडिशन अगर सियासी मतलब से अगर हो, यानी कि सियासी अगर वजह है जिसमें एक कोई पार्टी अगर किसी का एक्स्ट्रेडिशन मांग रही है, तो वो फिर वो एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत बोल रहा है कि अभी ये जो एक्स्ट्रेडिशन हो रहा है, होने का जो डिमांड हो रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि आप हसीना को, शेख हसीना को भेजिए, तो भारत का नजरिया से ये एक सियासी वजह से ये एक्स्ट्रेडिशन मांग रहा है। इसलिए 6 नंबर वाला क्लॉज इसमें लागू हो जाता है। भारत बोलेगा कि ये कोई जेन्युइन कॉज नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि आप देखें तो सीरिया में रूस जो है असद सपोर्टर थे और अमेरिका खुद अभी जो मौजूदा जो वहाँ की हुक्मरान है वो अमेरिका पर पाबंदी थी, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद रूस ने भी उनको बुला लिया, अमेरिका ने बुला लिया। तो ये सवाल खड़ा किया है भारत पे कि भारत अपना मफाद देखने के बजाय सिर्फ एक हसीना किसी दोस्ती निभा रहा है, तो ऐसा कुछ है क्या? इस पे देखिए, एक तो यह है कि मामला सिर्फ हसीना का नहीं है, ये मामला ये है कि इनके हसीना के जो फैमिली है शेख मुजीब के ज़माने से, भारत सरकार, इसमें कोई भी पार्टी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, इसमें कोई भी पार्टी आए, बांग्लादेश का जो फर्स्ट फैमिली थे एक ज़माने का, शेख मुजीब का फैमिली के साथ एक पुराना रिश्ता है। तो ये जब 1975 में भी जब शेख मुजीब का पूरा फैमिली को कत्ल आवाम हुआ था, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स ने उन्होंने वो इनिशिएटिव लिए थे उसको पूरा शेख मुजीब का फैमिली को ख़त्म करने में, जिसमें शेख हसीना और उनके बहन शेख रेहाना ये दोनों बच गए थे क्योंकि वो लोग बाहर थे उस वक्त, मुल्क से बाहर थे। तो तभी भारत ने इनको पनाह दी थी और फिर 75 टू 1981 6 साल हसीना भारत में रही उस वक्त। फिर इरशाद के ज़माने में आपका फिर हसीना फिर वापस आए जब ज़ियाउर रहमान का भी कत्ल हुआ मिलिट्री कू से, तो उसके बाद फिर इरशाद के ज़माने में फिर हसीना वापस पॉलिटिक्स में आए, बांग्लादेश वापस गई, फिर पॉलिटिक्स में रहे वो। तो भारत और शेख मुजीब के लिए भी, जब शेख मुजीब पाकिस्तान में जेल में थे 71 में, तब इंदिरा गांधी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा उसमें, शेख मुजीब को बाहर ले आने में, इंटरनेशनल ओपिनियन खड़े करने में,
और फिर उसके बाद शेख मुजीब आए, कलकत्ता में भी आए, बड़ा रैली हुआ। तो वो एक पुराना रिश्ता है भारत सरकार का। इसमें सवाल ये है कि बांग्लादेश के सिर्फ साथ। एक परिवार से आपके ताल्लुकात हैं। जी अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें खत्म नबूवत को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई है, जी जिसमें पूरे पाकिस्तान के उलमा आए हुए थे, बड़े बड़े तादाद जी। में, और जमात इस्लामी वाले भी वहाँ दोनों मिल रहे हैं। तो एक तरह से अवामी सतह पर भी दोनों मुल्क करीब हो रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये क्या स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत के लिए ये नुकसानदेह नहीं ये है? नुकसान है, क्योंकि इसमें भारत अभी पहले बांग्लादेश के अगर पड़ोसी मुल्कों की बात किया जाए तो लास्ट फ्यू इयर्स में, कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में आपका बांग्लादेश एक ऐसा देश था, मुल्क था, जो भारत से सबसे नजदीकी था। पाकिस्तान से तो खैर बहुत दिन से ही भारत का मसला चलता ही है, तो ये आज की बात नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे लोग चीन की तरफ चले गए थे जी। तो भूटान और बांग्लादेश ये थोड़ा सा पास में थे, भारत के बहुत नजदीक थे। जी। और इसमें अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी परेशानी की बात है कि बांग्लादेश जो इतना करीब था, जी। अभी तख्ता पलट हो जाने से ये बांग्लादेश का अभी सरकार जो है ये आपका पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुक गया है। मगर अभी भी एक बांग्लादेश में ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि आपका इंतखाब जो नेक्स्ट ईयर होगा, फरवरी में होने का बात हो रहा है, रमजान के पहले, उसमें कौन सा पार्टी आए उसके ऊपर बहुत सारा आपका डिपेंड कर रहा है कि इसके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बहुत बड़ी पार्टी है, खालिदा जिया की, और उनके लड़का तारिक जिया, वो का अभी लीडरशिप में आएंगे, तो ये इनका बहुत बड़ा रोल होगा कि आपका एक बीएनपी अगर पार्टी आ जाए तो बीएनपी के साथ इंडियन गवर्नमेंट पहले भी एंगेज होते रही है, क्योंकि बीएनपी का भी 91 to 96 उनका गवर्नमेंट था। उसके बाद 2001 से 2006 का वक्त में भी उनका गवर्नमेंट था। तो इन दोनों टर्म में 91 to 96 और 2001 से 2006 का जो दरमियान में जो दो गवर्नमेंट थे इनके, उस वक्त भी आप खालिदा जिया का बीएनपी के साथ भारत सरकार का एक एंगेजमेंट था। तो वो एक पहले तो भारत सरकार ने बहुत कैटेगोरिकली बोला कि हम जितना जल्दी बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं जी। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा उनके साथ हम रिलेशंस हम लोग रखेंगे। मगर इसमें डिप्लोमेटिक तरीके से शायद अभी तक जितना हमको देखा जा रहा है कि शेख हसीना जो है नो कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन है भारत के लिए, कि हम उनको उनको अगर वापस दिया जाए तो फिर वो तो उसको मतलब वो पैसे फांसी दे दिया जाएगा, तो फिर वो कत्ल हो जाएगा। एक भारत के नजरिए से कत्ल हुआ तो फिर वो भारत सरकार क्यों नहीं चाहेगी, तो वो नो कॉम्प्रोमाइज होगा। बाकी सारे इश्यूज में हम बात कर सकते हैं। तो और क्योंकि ये सियासी नजरिए से उनको लिया एक्स्ट्राडिशन का मांग किया जा रहा है, तो भारत बोलेगा कि वो हम लोग इसको फॉलो करने में हम लोग के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सर, एक और सवाल जहन में आता है कि हम वहाँ के जो न्यूज़पेपर देखें या यहाँ के पेपर देखें, दोनों में खबर बिल्कुल अलग है जी। जैसे भारत की जो मीडिया में आए दिन खबर आती है कि बांग्लादेश पे एजिटेशन हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है, लेकिन वहाँ का जो डेली स्टार है या आलू बंगला है उस पढ़िए, उसमें इस तरह की एजिटेशन की कोई खबर नहीं होती जी। तो सच्चाई का क्या सोच सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि वो क्या रहा है? एक तो मुश्किल है इसमें हमारे मतलब देखिए एजिटेशन वहाँ पे होते हैं, मगर जितना ज्यादा बड़ा करके बोला जा रहा है बहुत सारे शायद वैसे नहीं होता है। और सिर्फ अखबार क्यों, आप अगर YouTube का स्पेस देखिएगा तो उसमें बहुत सारे फेक न्यूज और उसमें बहुत सारे वहाँ के जो मैंने उस तरफ का भी फेक न्यूज होता है, इस तरफ का भी। वहाँ का जो बड़ा अखबार है डेली स्टार तो ठीक है, उसमें एजुकेशन की कोई खबर नहीं होती। हाँ सही है, मगर वहाँ पे भी शायद उनके अपने एडिटोरियल पॉलिसी अलग होते होंगे जी। तो मगर जो असली खबर है जी, वो आप जितना भी कोशिश कर लीजिए वो तो छुपा नहीं रहता है, वो तो आ ही जाता है कब। तो इसके बाद
देखना पड़ेगा कि अभी फरवरी में चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम्म। कैसे हो भी रहा है तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, हम्म। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्टी सत्ता में आएगी। अगर सर पाकिस्तान वहां पर बहुत करीब हो जाता है जी, तो फिर भारत की अगली हिकमत अमली का स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अभी तो हम लोग फिलहाल वेट एंड वॉच है। जैसे कल फजल रहमान वहाँ थे पाकिस्तान के, जी, परसों वहाँ हाँ। थे, तो उन्होंने नहीं कहा तो कि हम मुसलमान दफा कहा कि हम भाई तकसीम हो सकता है लेकिन आइडिया हमारा एक है, आइडियोलॉजी एक है, हम नहीं, एक्चुअली एक जो चीज हो रहा है कि वेट एंड वॉच है भारत की तरफ से, जी। मगर ये भी हम लोगों को मानना पड़ेगा कि 1971 में वन का जो तारीख है, जी जी मोमेंट जो और वो तारीख का जो सारे उसूल उस तारीख के पीछे था, जी जी मसलन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जी। ये सारे जो उसूल है, ये उसूल को आप बदलने का भी एक कोशिश हो रहा है कि उसको भुलाया जा रहा है, क्योंकि नया पीढ़ी है, नया पीढ़ी के पास उनको 97 में वो उनके लिए कोई कशिश नहीं है, कशिश नहीं है, उसमें 71 वो उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो देखे भी नहीं होंगे, अगर थोड़े बहुत सुने होंगे। अच्छा, उनके बहुत सारे लोगों का तो बहुत सारे लोगों का वालिद साहब और वालदा भी उस 71 में उनका जन्म नहीं हुआ था, अभी का जनरेशन में बात कर रहा हूँ। तो उसमें अभी एक नया कोशिश हो रहा है कि 71 का तारीख और उनके उसूल जो है उसको भुला भुला कैसे दिया जाए। तो ये भी एक नया नया जो अभी सत्ता पलटा गया, तो उसमें एंटी इंडियन सेंटिमेंट को थोड़ा ज्यादा उभारा जाए, तो ये भी कोशिश हो रहा है सर। लेकिन इसके जवाब में भारत में भी बांग्लादेशी होना, बंगाली होना एक गाली हो गया हुआ है, है। तो क्या उसका असर उस तरफ भी हो रहा है? जिस तरह से आए दिन किसी को भी बांग्लादेशी बोलकर या बंगाली बोलकर हम उसको गाली दे सकते हैं या उसकी शहरियत पे सवाल खड़ा कर सकते हैं यहाँ भारत में, तो क्या असर एक तो हो रहा है कि अभी कुछ लोगों को बंगाल जो भारत के नागरिक है मगर उनको पुश बैक करके उस तरफ भेजा गया, जी, तो वो एक मसला उनके लिए होगा। बाकी अगर पुश बैक नहीं करेंगे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं, मतलब एक तरह से सेंटिमेंट वहाँ भी मतलब भारत के जो नफरत है, क्या इस तरह की जो भारत में जो मुहिम है हाँ उसका कोई असर वहाँ पे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट ज्यादा बढ़ सकता है उसमें, ये हो सकता है, मतलब वो मतलब आग में ज्यादा घी डालने का बराबर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पे वजाहत किया कि किस तरह दोनों मुल्क की तहजीब कल्चर एक होने के बावजूद भी नजरियाती तौर पर दोनों दूर होते जा रहे हैं, और आने वाले सालों में फरवरी में ही अब पता चल पाएगा कि भारत का क्या रुख होगा और बांग्लादेश किस तरह से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल रह गया है कि दोनों मुल्कों के दौरान जो तजारत थी, बिजनेस था, उस वक्त डिक्लाइन की तरफ है। जी बिल्कुल। तो उसको कहा जाता है बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है हमारा, ये अब जब डिपेंडेंसी खत्म हो रही है तो क्या ये भारत की नुकसानदेह नहीं है कि कैसा मुल्क हम सबसे ज्यादा बिजनेस दे रहा, जहां से पैसा कमा रहे थे? नहीं, भारत के लिए उतना नुकसान नहीं होगा जितना बांग्लादेश के लिए होगा। बांग्लादेश का भी इकोनॉमी बहुत सारे भारत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, सारे चीज और अहम सारे जो चीज है आपके वो चाल हुए, दाल हुए, आपके गाय बकरी, चिकन वगैरह, सारे जो फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश में, मगर अभी चलिए उनको नहीं करेंगे तो दूसरे मुल्क में करेंगे। तो और बांग्लादेश अगर मिलेगा ये सारे कौन लेगा? पाकिस्तान से अगर लेके आएंगे उनके कॉस्ट काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन सर ये तुर्की भी अभी नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ गई, पाकिस्तान ये सारे चाइना भी बढ़ा आगे हो सकता है, मगर इनका कॉस्ट जो है बांग्लादेश के लिए पहले से महंगाई का शिकार मुल्क है, पहले से महंगाई का शिकार मुल्क है। अभी लोग बोल भी रहे हैं कि ये 1.5 साल का जो यूनुस के ज़माने में ज़्यादा परेशानी हम लोगों का ज़्यादा ही हो रहा है, इससे पहले जैसा था ज़माना वो तो बढ़िया था, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि भारत से जो एकदम बगल वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ से अगर आपका जा रहा है सामान, उसमें जितना कॉस्ट पड़ेगा, जो कॉस्ट कम होगा, तो वो मतलब कई हजारों मील दूर पाकिस्तान, तुर्की या चाइना से अगर आएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। तो उसमें बांग्लादेश के लिए जो हम पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है, वो अगर कम हो जाता है तो नुकसान तो हमारा भी है कि हम तो सवाल नहीं, वही सब अभी देखना पड़ेगा कि इन दोनों मुल्क के बीच में कौन से
मसले किस तरीके से सुलझाया जाए जी। और दोनों मुल्कों के बीच में जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट था उसको कैसे फिर नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि हाँ फिलहाल फिलहाल अगर एकदम डिपेंडेंसी कम हुआ तो हम लोग का तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में हम लोग का तो लॉस है जी। ही। और हम तो सिर्फ यही सब नहीं बेच रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी भी अदानी ग्रुप बेच रहा था वहाँ जी, पे, जी, जी। अंबानी अदानी का वहाँ पे पावर सेक्टर में काफी सारे जी, जी। इन्वेस्टमेंट्स हैं। जी। और तो उस सब का क्या होगा? अच्छा फिर इनके पावर का टैरिफ का भी कुछ पैसे बाकी था, तो फिर वो लोग बहुत जी। वो लोग थोड़ा देरी से आया, तो ये सब अब जी। ये मसले चल रहे हैं क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है। जी, जी। तो इंटरिम गवर्नमेंट में अभी बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि डिसीजन कहाँ से आ रहा है, पावर कहाँ से फ्लो कर रहा है। जी। तो अगर जब एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, तो उनका रवैया भी काफी अलग होगा। जी। और सारे मसले को देखने में भी उनका रुख भी काफी अलग हो सकता है और डिसाइसिव एक गवर्नमेंट हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। और तुर्किया भी आजकल दोनों सब बेचने लगे, उसको देने नहीं लगे। नहीं सही बात है, तो वो ऑब्वियसली एक जो क्योंकि ये भी बात देखिए, ये सारे कंट्री जो है पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ये ओआईसी के मेंबर्स हैं, जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। जी। तो उस हिसाब से भी ये कोई नया कोई एक्सिस इनका बनाने का शायद कोशिश होगा, ये भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बांग्लादेश और इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स उस पर रोशनी डाली। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।